के साथ अभी अभी गांव से शहर शिफ्ट हुई है, इसीलिए उसे समंदर से बहुत लगाव हो जाता है। वो अपना ज्यादातर समय बीच पर बिताती है। एक दिन इसी तरह से बीच पर घूमते हुए उसे भूख लग जाती है। वॉक करते करते भूख लग गई है, यहाँ पर तो कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। प्रिया आसपास नजर दौड़ाती है, पर उसे खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आता। वो कुछ दूर वॉक करके जाती है तो उसे पास में ही एक नारियल पड़ा हुआ मिलता है। थैंक गॉड, मुझे इस बीच पर कम से कम एक नारियल तो मिल गया। अब मैं नारियल पानी पीकर कुछ देर अपनी भूख प्यास को कम कर सकती हूँ। लगता है कि ये नारियल किसी की पूजा का है, पर अब क्या, अब तो पूजा हो चुकी है। वैसे भी यहाँ मुझे कोई देख नहीं रहा है, जल्दी से इसको खा लेती हूँ। प्रिया वहीं पास में पड़े हुए पत्थर पर नारियल को पटक देती है और प्रिया जैसे ही नारियल की तरफ देखती है उसे अंदाजा हो जाता है कि इस नारियल का इस्तेमाल जादू टोना के लिए हुआ है। उस नारियल पर सिंदूर लगा हुआ था और कुछ काले धागे भी बंधे हुए थे। प्रिया इन सब चीजों को नजरअंदाज करती है और जमीन पर पड़े उस नारियल को उठाकर नारियल पानी पीने लगती है। इसके बाद वो नारियल के एक टुकड़े को खाने लगती है। जैसे ही वो नारियल का टुकड़ा खाती है कि तभी बीच पर तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये अचानक से तूफान कहाँ से आने लगा? लगता है बारिश होने वाली है, मुझे घर चले जाना चाहिए। प्रिया अपने घर की तरफ जाने लगती है। हल्का अंधेरा छाने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कई बार पीछे मुड़कर देखती है, पर उसे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। कौन है? मेरे पीछे कौन है? कोई है तो सामने आओ। जब कोई भी सामने नहीं आता तो प्रिया चुपचाप अपने घर चली जाती है। पर जैसे ही वो अपने घर की दहलीज पर पहुंचती है, उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर प्रिया थोड़ा डर जाती है और डर से भागते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। क्या हुआ बेटा? इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? प्रिया इतनी डरी हुई थी कि डर के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो कुछ देर चुप रहती है, पर जब उसकी माँ उससे दोबारा पूछती है तो प्रिया अपने बिस्तर से नीचे उतरती है और अपनी माँ को गले लगाती है। क्या हुआ बेटा? कुछ तो बताओ, ऐसा क्या देख लिया तुमने? मम्मी, कोई मेरा पीछा कर रहा है और उसने मेरे आने से पहले ही घर का गेट भी खोल दिया था। मैं बीच पर वॉक कर रही थी, वहीं से मेरा पीछा कर रहा था। कौन पीछा कर रहा था तुम्हारा? किसके साथ गई थी तुम बीच पर? मम्मी, मैं बीच पर अकेले ही वॉक कर रही थी, पर जब मैं घर के लिए आने लगी तो कोई अचानक से मेरे पीछे पीछे आने लगा। मना किया था ना मैंने तुम्हें कि अकेले बीच पर मत जाना। तुम मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? ये शहर अभी नया है हमारे लिए। आज के बाद कभी बीच पर अकेले गई ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। जैसे ही मम्मी प्रिया को डांटने लगती है, वैसे ही एक परी अचानक से निकलकर सामने आ जाती है और प्रिया की मम्मी को घूरने लगती है। टांगे तोड़ेगी इसकी? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं इसकी माँ हूँ, गलतियाँ करेगी तो डांटूंगी ही ना। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई? मैं प्रिया की दोस्त हूँ और जो प्रिया को नुकसान पहुँचाएगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो परी बहुत ही डरावने रूप में आ जाती है और प्रिया की माँ को गुस्से से देखती है। अब देख मैं कैसे तेरी टांगे तोड़ती हूँ। बहुत शौक है ना तुझे टांगे तोड़ने का? परी अपने भयानक रूप में ही प्रिया की मम्मी की टांगे पकड़कर हवा में उठा लेती है और उसे पटक देती है। दीवार पर पटकने की वजह से प्रिया की मम्मी की टांगों में दर्द होने लगता है और वो दर्द से कराहने लगती है। अरे माँ, मेरी टांगे तोड़ दी इसने। मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। वो परी यही नहीं रुकती, वो फिर से प्रिया की मम्मी के पास आती है और अपने लंबे नाखून प्रिया की मम्मी की टांगों में गड़ा देती है, जिससे उनकी टांगों में से तेजी से खून बहने लगता है। प्रिया डर के कारण एक कोने में सुबक कर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मेरी माँ को मत मारो प्लीज। मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज छोड़ दो उन्हें। वो परी प्रिया की भी कोई बात नहीं सुनती और कुछ ही देर में प्रिया की माँ को मार डालती है। प्रिया अपनी माँ की मौत पर बहुत रोती है और वो परी प्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराती है। आज के बाद कोई भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी तुम्हें परेशान करेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसको खत्म कर दूंगी। प्रिया की आंखों में आंसू है, इसीलिए वो कुछ भी कह नहीं पाती और रोने लगती है। वो परी प्रिया की माँ की तरफ एक नजर देखती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब प्रिया को कहीं भी अकेले जाने में डर लगने लगा था। वो अब स्कूल भी जाती है तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहती है। मुझे कभी भी अकेले मत छोड़ना।
जब से मेरी माँ की मौत हुई है मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी तुम्हें अकेले रहने में डर लगता है? यार तुम कितनी बड़ी डरपोक हो। मुझे तो लगा था कि तुम कहीं भी अकेले आ जा सकती हो, पर मैंने तो तुमसे बड़ा फट्टू अपनी लाइफ में नहीं देखा जिसे दिन में भी अकेले रहने में डर लगता है। जैसे ही रोहित प्रिया की बेइज्जती करने लगता है वैसे ही अचानक से स्कूल कैंपस का माहौल बदलने लगता है, जैसे कि वहाँ पर कोई भयानक मंजर छाने वाला हो। ये सब देखकर प्रिया समझ जाती है कि ये सब वही परी कर रही है। उसे याद आता है कि परी ने कहा था कि वो उन सभी को नुकसान पहुंचाएगी जो प्रिया को तकलीफ देंगे। रोहित तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। खुद तो तुम्हें अकेले रहने में डर लगता है और आज तुम मुझे ही डरा रही हो। वाह, तुम्हारी बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ रोहित, यहाँ तुमको सच में खतरा है। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कौन नहीं छोड़ेगी मुझे? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं किसी से नहीं डरता, समझी? तभी वो डरावनी परी रोहित के सामने आ जाती है, जिसे देखकर रोहित बहुत डर जाता है और डर से कांपने लगता है। तुम तो बहुत बहादुर थे ना, अब डर क्यों रहे हो? मजा आता है क्या दूसरों की बेइज्जती करने में? किसकी बेइज्जती की है मैंने? और तुम कौन हो? तुमने मेरी दोस्त की बेइज्जती की है और अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। वो परी रोहित को घसीटते हुए स्कूल के कैंपस से बाहर ले जाती है और उसे बीच सड़क पर फेंक देती है। रोहित सड़क पर उठने की कोशिश करता है, पर तभी एक ट्रक आकर उसको टक्कर मार देती है और रोहित की मौके पर ही मौत हो जाती है। मैंने कहा था ना तुमसे कि यहाँ से चले जाओ, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। देखा ना, आज मैंने तुम्हें भी खो दिया। रोहित की मौत से प्रिया बहुत दुखी हो जाती है और अब वो स्कूल छोड़कर कहीं अकेले चली जाती है। उसे रोहित की मौत से एक सदमा जैसा लग गया था और वो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं नहीं होती तो आज माँ और रोहित जिंदा होते। प्रिया बहुत देर तक बाहर अकेले घूमती है, पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि बहुत देर हो चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है, तो वो अनाथ आश्रम के लिए निकल पड़ती है। माँ की मौत के बाद अब वो अनाथ आश्रम में रहने लगी थी। कहाँ थी प्रिया इतनी देर से तुम? हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। वो मूड थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए अकेले कुछ टाइम बिताना चाहती थी। बता कर तो जाना चाहिए था ना, रात को इतनी देर तक अकेले घूमना ठीक नहीं है। ओके ठीक है मैम, मैं आज के बाद से इस बात का ध्यान रखूंगी। आज के बाद से शायद तुम हमारे साथ नहीं रहोगी, तुमसे मिलने कोई आया है। वार्डन प्रिया को किसी से मिलवाने ले जाती है। ये कपल अनाथ आश्रम में एक बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए आया है। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मुझे अंकल मत बोलो बेटा, आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा डैडी। तुम मुझे पापा कह सकती हो। क्या आप मुझे अडॉप्ट करने के लिए आए हो? हाँ बेटा, चलो हमारे घर, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। सोहम और उसकी वाइफ प्रिया को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और जैसे ही वो दोनों अनाथ आश्रम से निकलने लगते हैं, वो परी सोहम के पीछे पीछे उनके घर की तरफ जाने लगती है। क्या वो परी सोहम और उसकी पत्नी को भी मार डालेगी? अगर वो दोनों प्रिया को डांटेंगे तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस स्टोरी के अगले पार्ट में। विक्रम और करण दोनों भाई थे। दोनों मिलकर अपने नाना नानी के गांव में अपने प्रोजेक्ट के लिए आए थे, जिनमें उन्हें भारतीय स्मारकों के बारे में लिखना था। गांव के पीछे एक छोटा सा पहाड़ था और उसमें एक पुराना सा किला। विक्रम और करण दोनों वहां जाना चाहते थे। बेटा, तुम लोग मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं दे दूंगा, पर किले में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। नाना जी, आप 21वीं सदी के होके भी ये सब भूत प्रेत की बातों पे विश्वास रखते हो? नानी, आप समझाओ ना इन्हें। इस प्रोजेक्ट में पास होना बहुत जरूरी है, मेरे और भैया के लिए। देखो बच्चों, तुम्हारे नाना का डराना बिल्कुल जायज है। इस गांव के कई नौजवान मरे हैं उस लाल चुड़ैल के चलते। तुम दोनों यहाँ जितनी मर्जी रह लो, पर किले में कभी मत जाना। विक्रम और करण को अपने नाना नानी को निराश नहीं करना था, पर जब से उन्हें किले में जाने से मना किया गया था, तब से उनके मन में उस किले के बारे में जानने की इच्छा और बढ़ गई थी। भैया, दिन भर हम गांव में घूमते रहते हैं, अगर हम बीच में थोड़ी देर के लिए किले पे चले जाएं, तो नाना नानी को कैसे पता चलेगा? छोटे, ये बात तो मैंने भी सोची थी, पर हमें किले तक लेके जाएगा कौन? पहाड़ का जंगल इतना घना है, हम जरूर खो जाएंगे। हाँ, और गांव वाले सब वहाँ जाने के लिए मना करते हैं।
दोनों भाई गांव में चलते चलते ये सब बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक औरत पहाड़ की ओर चढ़ रही थी। वो भागकर उसके पीछे गए। सुनिए, जरा सुनिए, हमें ऐसे भागते हुए देख के डरिए मत, हम बस आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो औरत कुछ नहीं बोलती, बस दोनों को देखती ही रहती है। फिर एक मीठी मुस्कान देती है, मानो कह रही हो कि पूछो, क्या पूछना है। आप पहाड़ के ऊपर जा रही हैं? वो औरत अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। पर इस पहाड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है ना? वो औरत अपना सिर हिला के नहीं कहती है। वो आगे चलते हुए अपने हाथ से दोनों को बुलाती है और दोनों भाई उसके पीछे चल पड़ते हैं। दोनों भाई हंसते और बातें करते पहाड़ के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। किले के आगे पहुंच के उन्होंने देखा कि वो औरत गायब हो गई थी। वाह, ये किला तो फोटो से कहीं ज्यादा सुंदर है। करण उत्सुकता से किले के अंदर जाने लगता है। अचानक किले के दरवाजे खुलते हैं और अंदर वो गूंगी औरत खड़ी है। आप अंदर कब गयी? हम तो आपको ढूंढ रहे थे। वो औरत अपना मुंह खोलती है और दोनों भाई दंग रह जाते हैं। उसका मुंह बहुत ही डरावना था। उसके दांत नुकीले लोमड़ी के जैसे थे और जीभ सांप के जैसे बीच में से कटी हुई थी। वो अपनी बहुत ही डरावनी आवाज में बोलती है, आओ मेरे घर के अंदर आओ। भागो, ये तो चुड़ैल है, भागो भैया भागो। विक्रम और करण दोनों बहुत डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। विक्रम तो किले से थोड़ा दूर था तो वो झट से मुड़ के भागने लगता है, पर करण किले के दरवाजे के बिल्कुल पास था और वो चुड़ैल अपनी जीभ को झट से लंबा करके करण को अंदर खींच लेती है। विक्रम भागता गया। जब तक वो गांव नहीं पहुंचा वो नहीं रुका। पीछे मुड़ के देखने पे उसे दिखता है कि पहाड़ के ऊपर खून की बारिश हो रही है। विक्रम रोते हुए अपने नाना नानी के घर चला जाता है। विक्रम बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे बेहाल क्यों दिख रहे हो? नाना जी, वो करण पहाड़, नाना जी मेरा भाई। विक्रम अच्छे से कुछ कह नहीं पाता, पर नाना जी उसकी बात समझ जाते हैं। मैंने मना किया था तुम दोनों को, मत जाओ ऊपर पहाड़ में, वहाँ खून की बारिश हो रही है। मतलब अब करण इस दुनिया में नहीं रहा। नाना नानी और विक्रम सब रोने लग जाते हैं। सारे गांव वाले भी पहाड़ के ऊपर हो रही खून की बारिश को देखकर दुख जताते हैं। दूसरी सुबह विक्रम उठ के उस चुड़ैल से बदला लेने की सोचता है। ये मुमकिन नहीं है विक्रम, उस चुड़ैल से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। मैंने अपना छोटा भाई खोया है नाना जी, मैं कोशिश किए बिना तो हार नहीं मानने वाला। ठीक है, अगर तुमने ठान लिया है तो सुनो, उस चुड़ैल को अपने शिकार के खून से ताकत मिलती है और उसे पानी से डर लगता है। तो अगर किसी तरह हम उसे पानी से नहला दें या वो पानी में डूब जाए तो उसे मारा जा सकता है। ये तो आसान है, बस किसी तरह उस किले तक बहुत सारा पानी ले जाना पड़ेगा। बेटा, अगर इतना आसान होता तो हम अभी तक मार चुके होते उसे। किसी भी प्रकार का पानी उस पहाड़ में जाते ही खून बन जाता है, इसलिए हम उसे कभी भी पानी से मार नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया, उसे गांव के अंदर ही पानी में डुबोना पड़ेगा। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? विक्रम गांव वालों के साथ मिलके पहाड़ के ठीक नीचे एक तालाब बनाता है और उस तालाब को पानी से भर के उसे पत्तों और झाड़ियों से ढक देता है। ये तालाब तो बना लिया, पर अब उस चुड़ैल को कैसे लाओगे यहाँ? उस दिन वो यहीं से ऊपर जा रही थी, मैं इंतजार करूँगा उसका, एक न एक दिन वो जरूर आएगी। विक्रम हर दिन जाके उस तालाब के पास बैठता था। हफ्ता बीत गया और वो चुड़ैल नहीं आई। विक्रम अब हार मानने लगा था कि एक दिन वो चुड़ैल उसी रास्ते से गुजरी। वो विक्रम को तालाब के सामने खड़ा देखकर उसके पास गई। आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हो? चुड़ैल मुस्कुरा के उसे अपना हाथ देती है ताकि वो पहाड़ के ऊपर ले जा सके, पर विक्रम झट से उसका हाथ खींच लेता है और उसे छुपे हुए पानी के तालाब में गिरा देता है। ओह,
बचाओ, पानी, पानी से निकालो। तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। कुछ देर बाद चुड़ैल का छटपटाना बंद हो जाता है और वो उसी पानी में डूबकर पिघल जाती है। गांव वाले उस चुड़ैल से छुटकारा पाकर खुश हो जाते हैं और विक्रम का शुक्रिया अदा करते हैं। केरल में रंगापुर नाम का एक गांव था जहां रामानुज लोहार का परिवार रहता था। 15 साल पहले जब रामानुज की बेटी बहुत छोटी थी तभी रामानुज की पत्नी गुजर गई थी। रामानुज घर, बाहर का काम और बेटी को अकेले नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए मजबूरी में उसने दूसरा विवाह किया। बाद में रामानुज की दूसरी पत्नी से उसे एक बेटा भी हुआ। रामानुज की बेटी मीनाक्षी अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करती थी। नकली माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन पुलिया के पास। हाँ, मुझे सब पता है, अब अपना लेक्चर मत शुरू करो। पुरानी पुलिया के पास एक गुड़िया खड़ी होती है जो जवान लड़कियों को सफेद रंग के मीठे बताशे बांटती है। मैं उसके बताशे ना खाऊं क्योंकि वो बुढ़िया नहीं चुड़ैल है। यही बकना चाहती हो ना तुम? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रही थी। तुम अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता करो, मेरे लिए मेरे पापा हैं। मीनाक्षी ने जोर से दरवाजा बंद किया और अपने स्कूल चली गई। रामानुज मीनाक्षी के ऐसे व्यवहार से परेशान था। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह मीनाक्षी और लक्ष्मी प्यार से रहे, लेकिन वो मीनाक्षी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं ला पाया। मीनाक्षी घर में गुस्से में रहती थी, लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसका व्यवहार सामान्य हो जाता। अरे ओ सुमन, बड़ी तेजी से भागी जा रही है। रुको, मैं भी आ रही हूँ। जल्दी आओ, मैं भी लेट हूँ और तुम भी लेट हो। प्रिंसिपल मैम डांटेंगी। प्रिंसिपल मैम की ऐसी की तैसी, एक थप्पड़ लगाऊंगी उनको। स्कूल से लौटते समय भी मीनाक्षी सुमन के साथ ही लौटा करती थी। तुझे पता है, पल्ले टोला वाली सोनम ने कल अपने भाई की गर्दन काट दी। गांव के लोग कह रहे थे कि उसके अंदर डायन घुस गई है। शांति मौसी बता रही थी कि सोनम ने पुरानी पुलिया के पास खड़ी होने वाली बुढ़िया की दिए मीठे बताशे खा लिए थे। उस बुढ़िया को लोग क्यों इतना बदनाम करते हैं? मेरी एक बार उस बुढ़िया से बात हुई थी, बहुत प्यार से बोलती है। कभी जाना भी मत उसके पास, उसकी मीठी बातों के पीछे जरूर कुछ कालापन छुपा हुआ है। एक दिन मीनाक्षी जब स्कूल से घर लौटी तो घर पर कोई नहीं था, खाना भी बना हुआ नहीं था। अब ये नकली अम्मा अपने पूत के साथ कहाँ चली गई? मीनाक्षी ने गुस्से से अपना बस्ता फेंका और चीनी के डब्बे में पैसे ढूंढे, लेकिन उसमें कोई पैसा नहीं मिला। सारे पैसे भी लेकर चली गई है। काश मेरे अंदर भी डायन समा जाती तो इन दोनों अम्मा बेटों का काम तमाम कर देती। मीनाक्षी घर से निकलकर अपने पापा की दुकान की तरफ गई। मीनाक्षी के पापा मीनाक्षी से दुकान पर आने के लिए मना करते थे, क्योंकि दुकान घर से बहुत दूर थी और रास्ते में पुरानी पुलिया पड़ती थी जहाँ बताशे बांटने वाली बुढ़िया खड़ी होती थी। मीनाक्षी जब पुलिया के पास से गुजर रही थी तो उसे वही बुढ़िया दिखाई। आओ बेटी, मेरे पास आओ, मेरे मीठे बताशे खाकर जाओ। और बेटी, आ जाओ, मेरे पास आओ। मीनाक्षी को भूख लग रही थी और उसे मीठी चीजें पसंद थी। वो बुढ़िया के पास चली गई। अम्मा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, फ्री में खिलाओगी तो खा लूंगी। पैसे मैं किसी से नहीं मांगती, भूखे लोगों का पेट भरने में मुझे संतुष्टि मिलती है। तुम बहुत सुंदर हो, क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया की मीठी बातें मीनाक्षी को भा गईं। वो अपने पापा की दुकान भूलकर बुढ़िया के साथ चल दी। बुढ़िया ने मीनाक्षी को आधे किलो बताशे खिला दिए और उसे अपनी कोठरी में बिठा दिया। बताशे खाने के बाद मीनाक्षी का सिर घूमने लगा। उसने देखा कि बुढ़िया का रूप बदल गया है और वो एक भयानक चुड़ैल बन गई है। डरो मत मीनाक्षी रानी, अब तुम पूरी तरह मेरे कब्जे में हो। मेरे बताशे खाकर तुम्हारे अंदर मेरे जैसी शैतानी शक्ति आ गई होगी। अब तुम कम से कम 3 सर काट के लेकर आओ, फिर अंत में मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। सम्मोहित हुई मीनाक्षी अपने घर पहुंची। उसकी माँ ने पूछा, मीनाक्षी कहाँ चली गई थी? पहले ये बताओ, तुम कहाँ चली गई थी? सोनिया की आज तबीयत बिगड़ गई थी, उसी को लेकर मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, अगर भूख लग रही हो तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। मीनाक्षी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। रात में जब सारे लोग सो गए तो मीनाक्षी उठी। उसने किचन में जाकर हंसिया उठाया और अपने सौतेले भाई की चारपाई के पास गई। मीनाक्षी अपने भाई की गर्दन काटने वाली थी, लेकिन रामानुज की आंख खुल गई और वो चीख पड़ा। मीनाक्षी, क्या कर रही हो? मीनाक्षी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गई। कुछ घंटे बाद वो फिर उठी।
और इस बार हंसिया लेकर अपनी माँ की चारपाई के पास गई। मीनाक्षी लक्ष्मी की गर्दन उड़ाने वाली थी, लेकिन रामानुज बीच में कूद पड़ा और उसका एक हाथ कटकर गिर गया। रामानुज ने अपने दूसरे हाथ से मीनाक्षी को धक्का दिया और मीनाक्षी कुछ दूर जाकर गिर पड़ी। लक्ष्मी और सोनू जाग गए। वे रामानुज को लेकर बाहर भाग गए। गांव में शिवनाथ नाम का एक वैद्य रहता था, जो साधारण चिकित्सा तो जानता था, साथ में तंत्र मंत्र भी जानता था। लक्ष्मी और सोनू रामानुज को लेकर शिवनाथ के पास पहुँचे। पहले तो शिवनाथ ने रामानुज की मरहम पट्टी की और फिर भस्म लेकर उसके घर पहुँचा। मीनाक्षी अपने घर पर लगे लक्ष्मी, सोनू और रामानुज के फोटो पर हंसियां मार रही थी। तुम्हारी बेटी तुम लोगों के सिर काटना चाहती है। लगता है उसने पुलिया वाली चुड़ैल के बतासे खा लिए हैं। तो अब क्या करें? हम अपना सिर तो नहीं कटवा सकते। जब तक वो तुम तीनों के सिर नहीं काट लेगी, तब तक शांत नहीं होगी। मैं तुम तीनों के जैसे मिट्टी के पुतले तैयार कर देता हूँ और उनके अंदर लाल रंग भर देता हूँ। शायद इससे काम बन जाए। शिवनाथ ने 3 पुतले तैयार कर दिए, जो बिल्कुल रामानुज, लक्ष्मी और सोनू जैसे दिख रहे थे। फिर वो उन पुतलों को लेकर मीनाक्षी के पास पहुँचा। मीनाक्षी, मैं तेरे तीनों दुश्मनों को ले आया हूँ। ले, इनके सिर काट ले और मुक्त हो जा। मीनाक्षी ने जोर से पुतलों में हंसिया मारा और तीनों के सिर अलग कर दिए। ऐसा करते ही वो बेहोश हो गई। शिवनाथ ने अपनी भस्म मीनाक्षी के माथे पर लगाई। तब मीनाक्षी को होश आया। मीनाक्षी को उस बुढ़िया के पास जाने नहीं देना है। अगर ये 3 महीने उसके पास नहीं गई, तो फिर उसका प्रभाव मीनाक्षी के ऊपर से अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए मीनाक्षी पर तुम्हें कड़ी नजर रखनी होगी। ऐसा कहकर शिवनाथ चला गया।